ठीक है। तो बेटे और कोई अपना माइक ऑन नहीं करेगा बेटे। ठीक है। So we have discussed in the previous slide that slipping of belt and ropes may occur. That's a common phenomena. बार बार क्या होता है कि बेल्ट जो है ड्यू टू द डिफॉर्मेशन और ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द बेल्ट, there is some change in shape, size of the belt or rope. There may be chances of slipping of belt from the pulleys. But whereas in the case of the gears are being mounted on the teethed sprockets, the sprockets which have teeth, and the gears are meshed with adjustment gears, and there are no chances of slipping in the case of the gears. तो एक्चुअल में जो हमने सही पावर ट्रांसफर करनी है दैट विद द हेल्प ऑफ द गियर्स, बट दे आर सम कॉस्टली डिवाइसेस। तो लेकिन यहाँ पे इसकी एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। हम इसकी एक डिसएडवांटेज को आगे नहीं देखेंगे, लेकिन हम बाकी एडवांटेजेस को भी देखेंगे। द इफेक्ट ऑफ स्लिपिंग इज टू रिड्यूस द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिस्टम in precision machines in which a definite velocity ratio is of importance. The only positive drive is by means of the gear or the toothed wheels. The gears are also called toothed wheels भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो gear drive is also provided when the distance between the driver and the follower is very very small. जब जहाँ पे distance जो है ड्राइवर और जो हमारा ड्रिवन गियर है उसमें काफी कम डिस्टेंस है, तो वहां पे सिर्फ हम गियर यूज करते हैं। तो गियर्स कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइविंग एंड ड्रिवन एंड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बोथ द गियर्स। अगर ड्राइविंग गियर है मेरा, उसका रेडियस कुछ और है और ड्रिवन का कुछ और है रेडियस, तो दोनों के रेडियस को प्लस करके जितना भी मेरे पास डिस्टेंस आएगा कॉल्ड द सेंटर डिस्टेंस, और उतने ही डिस्टेंस तक हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम ड्राइविंग एंड टू द ड्रिवन एंड। बट यहाँ पे गियर्स के केस में कोई भी चांसेस नहीं है कि हमारी जो बेल्ट्स रोप्स के की तरह यहाँ पे स्लिपिंग के कोई भी चांसेस नहीं है। जब हमने गियर को मैच कर लिया, गियर कैन बी एनी ऑफ टाइप, हम आगे देंगे स्पर गियर्स भी होते हैं, बेल्स गियर, हेलिकल गियर्स, हैरिंग बॉम एंड वॉर्म गियर। वी विल डिस्कस ऑल द डिफरेंट टाइप्स इन द फर्दर क्लासेस। तो यहाँ पे जो गियर्स हैं वो एक बहुत हमें एक्यूरेट रेशियो हमें देते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव ड्राइव हमें मिलती है और जहाँ पे कोई भी पावर लॉस नहीं होने के चांसेस होते हैं। तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ, यू कैन सी द कर्सर ऑफ माय माउस दैट this is an example of the spur gear. You can see the teeth are meshed with each other. This is called a driving gear. तो यहाँ पे ड्राइवर है, this is the gear external power from the external source, and this is called the follower, or sometimes it is called the driven gear. You can see the axes of both the gears are parallel to each other. Gears are meshed with each other. There is some line of contact. जहाँ पे gears जब mesh हो आ रहे हैं, यहाँ पे जब mesh होके आ रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका बन रहा है गियर से टीथ का, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कांटेक्ट। दीज आर द shafts on which the gears are mounted. So the shafts are parallel to each other. So ये क्या है, the shafts are parallel to each other. These gears are meshed externally. तो उनके एक्सटर्नल पेरिफेरी पे टीथ हैं, आप देख सकते हैं। दिस इज द गियर और इसके एक्सटर्नल पेरिफेरी क्या है, टीथ हैं। तो इस एक्सटर्नल पेरिफेरी पे टीथ होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ उसकी एक्सटर्नली मैशिंग हो रही है, गियर की आपस में एक्सटर्नल मैश हो रही है। इंटरनल पेरिफेरी पे अगर टीथ होंगे तो उसको हम बोल लेंगे इंटरनली मैश्ड गियर। तो इन दिस टाइप ऑफ द स्पर गियर्स यू कैन सी द टीथ आर ऑन द एक्सटर्नल पेरिफेरी ऑफ द गियर as well as on the driving gear and on the driven gear. So the gears are meshed externally, and the central line or the imaginary circle which is passing through the center of the teeth is called the pitch circle. तो यहाँ पे टीथ हैं उसके सेंटर से जो सर्कल, एक इमेजिनरी सर्कल हम पास कर रहे हैं, that is called a pitch circle. So you can see in the diagram that with the help of the gears we can transmit the power from one end to other end only when the center distance is equal to the radius of both the gears. So radius of driving gear is from this to this point, and from for the driven gear it is from the center point of the follower or the driven gear to the this point. So this is equal to the distance between the it can transmit the power at a distance which is equal to the radius between of the two gears. तो इसका रेडियस और इसके रेडियस के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हम बोलते that can be also called the distance between the shaft, or the center distance between the shaft or center distance between the gears
तो इसी डिस्टेंस तक हम क्या पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ द पुलिस और रोप्स और इन द केस ऑफ द चेन्स वी कैन ट्रांसमिट द एट ए पावर एट ए लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस तक हम क्या कर सकते हैं, पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी लिमिटेशन क्या है, इट कैन ट्रांसमिट द पावर ओनली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द गियर। तो हम यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर हमने इसे ज्यादा डिस्टेंस अगर हमने सपोज करिए जहाँ पे मेरा एरो है यहाँ तक मैंने अगर पावर ट्रांसमिट करनी है तो क्या करेंगे, वी कैन मैश द गियर्स इन द चेन्स। तो हम उसकी क्या लगा लेंगे, एक ट्रेन बना लेंगे, एक फर्दर एक आगे थर्ड गियर लगा लेंगे, एक फोर्थ गियर लगा लेंगे आगे, जहाँ पे मेरा भी कर्सर आप देख रहे हैं। तो एक सीरीज में गियर्स लगा लेंगे जिससे क्या है, वी कैन कैटर द problem of transmitting the power with the help of gears at a large distance. So there are some advantages and the limitations of the gears. You can see the advantages are it can transmit the exact velocity ratio. It can use to transmit the large amount of power from one end to other end, whereas with the help of the pulleys and belt we can transmit only the moderate amount of power, because if we want to transmit the power at the large value, there may be chances of slipping of belt or chains or ropes from the pulleys. So it has some high efficiencies. There is some reliable service of the power transmission from one end to other end, and you can see in the figure also that it is a compact layout. It cannot consume any large space. So you can see in the figure also it cannot consume large space. तो ये large space को consume नहीं कर सकती, but can consume the smaller space also. So gear drive also has some disadvantages. तो disadvantages की क्या है, manufacturing of gears requires some special tools and special workers, and also some skilled workers, and also some special tools and equipments, and also there may be some error in cutting teeth that may cause vibrations and noise during the operation. और अगर उसके teeth जो है वो सही से नहीं बने हैं, so there may be some noise or some vibrations occur during the power transmission from one gear to other gear. So next we have the classification of the gears. We will classify gears on the basis of the two to three types of classifications. The first one is the according to the position of axis of the shaft. When the position of axis of shaft means either the shafts are parallel to each other, either the shafts are intersecting, or last one are the shafts are non-intersecting to each other or non-parallel. So फर्स्ट वन केस एग्जांपल हमने पिछली स्लाइड में की है, तो हमने फर्स्ट स्लाइड हमने स्टार्ट की थी, 42nd स्लाइड जो है जिसमें वापस आ गया हूँ। तो इन दिस केस यू कैन सी द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, द गियर्स आर रोटेटिंग इन द opposite direction to each other. You can see the driving gear is rotating in the clockwise direction, and follower, that is the anti-clockwise direction. Here the each other, the gears are meshed externally here, and we are transferring power from driving gear to the driven gear, and the axes are parallel to each other, and you can see the transmission is this each other meshed externally. When the gears are meshed externally, the shafts parallel to each other, the direction of rotation. If the shafts are सर आवाज parallel कट to रही each है। other or at degree angle, so the gears are internally, the direction rotation will be same. मेरी तरफ से क्लियर है बेटे, आप देखो आपके पे ना होगा कुछ, मेरी तरफ से क्लियर है, देखो अभी। हेलो, अब क्लियर देखिए। हेलो, क्लियर है नाउ? यस सर। गोल्ड स्माइल, इज इट क्लियर नाउ? ओके, यस सर। तो यहाँ पे अगर जो है गियर एक्सटर्नली मैच है तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो अगर जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगी, वो ऑपोजिट हो जाएगी व्हेन द गियर्स आर मैच्ड एक्सटर्नली। बट इफ द गियर्स आर मैच्ड इंटरनली देन द डायरेक्शन रोटेशन विल बी सेम। तो क्या होगा, इस जो ड्राइविंग गियर है उस पे टीथ इंटरनल पेरिफेरी पे होंगे, और जो हमारा फॉलोअर होगा या फिर ड्राइविंग गियर होगा उस पे टीथ हमारे एक्सटर्नल पेरिफेरी पे होंगे। तो सेंटर ऑफ एक्सिस जो होगा उनका वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देयर एक्सिस आर कोइंसाइड विद ईच अदर, देयर सेंटर विल बी कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, and also their meshes internally,
एंड देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी सेम, तो उनकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जब वो इंटरनली मैच्ड हैं गियर आपस में, तो हर बार नहीं है जुड़ी की जो उनकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेम ही रहेंगी। हो सकता है जो हमारा इंटरनल गियर है उस पे एक्सटर्नल पेरिफेरी पे टीथ है, और जिसपे इंटरनल हमारे किस पे होंगे, ड्राइविंग पे होंगे, हैं अगर टीथ हैं तो यहाँ पे भी उसका सेंटर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो उनके सेंटर जो उनके सेंटर है वो कोइंसाइड ही करें। तो जब एक्सटर्नली मैच है तो उनकी जो डायरेक्शन रोटेशन आप देख सकते हैं वो ऑपोजिट एक दूसरे के, लेकिन वो अगर इंटरनली मैच हो जाएंगे कि यहाँ पे गियर है और इसके अंदर ही दूसरा गियर है, जहाँ पे आप कर्सर देख पा रहे हैं मेरे, ठीक है। तो जहाँ पे अगर वो इंटरनली मैच है तो उनकी डायरेक्शन रोटेशन क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी, डायरेक्शन रोटेशन भी सेम। So we are classifying the gears according to the axis of the shafts, according to position of axis of shaft. तो हमने तीन तरह से इसको क्लासीफाई करेंगे, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। तो जो टू पैरेलल एंड कोप्लेनर शाफ्ट्स आर कनेक्टेड बाय गियर इन द शोन इन फिगर, आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले फिगर बनाई है ए फिगर, तो वहां पे क्या है वो पैरेलल की एग्जांपल मैंने बनाई है। तो इसको हम बोलते हैं दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड द स्पर गियर। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पर गियर। तो यहाँ पे जो टीथ हैं वो भी क्या है, टीथ है जो एक्सटर्नली मैच्ड है दूसरे गियर से, ड्राइविंग और ड्रिवन गियर से एक्सटर्नली मैच्ड है, और उनकी जो शाफ्ट्स हैं आपस में क्या है वो पैरेलल है, मतलब उनकी एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल है। दिस गियर इज कॉल्ड द स्पर गियर, इसको बोलते हैं स्पर गियर। यू कैन सी द कर्सर, स्पर इज SPUR, स्पर गियर, ठीक है। तो these gears have teeth parallel to the axis of the wheel as shown in the figure। तो यहाँ इसको हम और भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आ गया, नेक्स्ट आ गया इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सिस है वो क्या है, दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है, एक्सिस क्या हो रही है आपस में, ये एक्सिस आ रही है एक इसकी एक गियर की और दूसरे गियर की यहाँ पे एक्सिस आ रही है, इसको हम बोलते हैं हेलिकल गियर। दिस इज कॉल्ड हेलिकल गियर, दैट एंगल इज समटाइम्स लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट आर द बेवल गियर्स। तो यहाँ पे बेवल्स गियर्स में भी क्या हो रहा है, जब भी हम किसी एंगल पे पावर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, कि मतलब एक शाफ्ट हमारी इस एंगल पे और दूसरी हमारी इस एंगल पे है, तो उस एंगल पे जब हम पावर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं दैट इज कॉल्ड द बेवल गियर, उसको हम बोलते हैं बेवल गियर। तो जब मतलब अभी उनकी एक्सिस मिल नहीं रही है, लेकिन अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे दैट दैट कैन मीट एट सम पॉइंट, तो सम पॉइंट अगर वो मीट कर सकती हैं दैट इज कॉल्ड द बेवल गियर, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग, कि अगर हमारी जो गियरिंग है वो एक्सटर्नल गियरिंग है, इंटरनल गियरिंग है, या फिर रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट है। एक्सटर्नल गियरिंग क्या हुई, तो जैसे हमने स्पर और के केस में हमने किया है कि जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ली थी, वापस फिर उसी साइड पे जा रहा हूँ, कि यहाँ पे क्या था कि हमारी जो मैशिंग थी वो एक्सटर्नल मैशिंग थी, क्या थी हमारी, एक्सटर्नल मैशिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी एक्सटर्नल मैशिंग है तो यू कैन सी द गियर्स आर मैश एक्सटर्नली हेयर। तो यहाँ पे मैशिंग हो रही है, एक्सटर्नली हो रही है, द डायरेक्शनल रोटेशन विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द गियर्स आर मैश्ड एक्सटर्नली एंड द डायरेक्शनल रोटेशन इज ऑपोजिट टू ईच अदर, तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल गियरिंग, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पर गियरिंग, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्पर गियरिंग, बट हियर one gear has the teeth on its external periphery and the other gear has the teeth on the internal periphery, ठीक है। तो उसके जो बाहर वाला हमारा बड़ा गियर है उसकी इंटरनल पेरिफेरी पे टीथ है, और जो हमारा अंदर छोटा गियर है दिख रहा है ब्लू वाला, उसके क्या है, एक्सटर्नल पेरिफेरी पे टीथ है। तो दे आर मैश्ड इंटरनली हेयर। तो यहाँ पे इंटरनली मैशिंग हो रही है, तो यहाँ पे भी शाफ्ट्स के आपस में पैरेलल ही हैं, पैरेलल ही हैं। और या फिर ये अगर एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे दोनों के सेंटर, तो क्या हो जाएंगी, शाफ्ट्स आर एट द 0 डिग्री एंगल, ठीक है, और 180 डिग्री एंगल पे हो जाएंगी कॉन्सेंट्रेट। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल गियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द, तो इन एन एक्सटर्नल गियरिंग द मोशन ऑफ टू व्हील्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इंटरनल गियरिंग में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, द गियर ऑफ द टू शाफ्ट्स मैश इंटरनली विद ईच अदर एंड द लार्जर ऑफ द दीज टू व्हील इज एनुलर व्हील, और स्मॉलर को हम बोलते हैं पिनियन, लार्जर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनुलर व्हील बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं पिनियन बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनल गियरिंग में क्या होता है, दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है
और दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। इसका मतलब है कि हमने ये सीख लिया कि अगर एक्सटर्नल गियरिंग अगर हम ले हैं तो यहाँ पे ट्रैक्शन रोटेशन क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी, और अगर इंटरनल गियरिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी ट्रैक्शन रोटेशन क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। ठीक है। लास्ट वन इज रैक एंड पिन अरेंजमेंट। तो यहाँ पे अगर क्या है कि आपने किसी लीनियर मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना है या फिर सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे हम आप रैक एंड पिन अरेंजमेंट यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो नीचे ये क्या है, हमारा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, और सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसके ऊपर टीथ बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड रैक। और ये हमारा सर्कुलर पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड पिनियन। तो ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड पिनियन। So if we want to convert linear motion to rotary motion, or we want to transmit the power from rotary motion to linear motion, then we use this arrangement. This is called rack and pinion arrangement. So you can see sometimes the gear of shaft meshes externally and internally with the gears in a straight line. तो जहाँ पे एक straight line की तरह में mesh किए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं rack and pinion arrangement. तो the straight line gear is called the rack and the circular wheel is called the pinion. ठीक है। Little consideration will show that with the help of a rack and pinion arrangement, we can convert linear motion into rotary and vice versa, as I have discussed earlier. So there are some terms or the terminologies or the you can say nomenclatures which are being used in the case of the gears. तो आपको जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कल को अपीयर होंगे डिप्लोमा के बाद, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो यू कैन सी आई हैव ए स्मॉल gear, तो जहाँ पे मैं 2 टीथ जो है वो शेयर आपके साथ शो कर रहा हूँ, दिस इज द 1 टीथ, दिस इज द सेकंड टीथ। तो देयर आर सम टर्म्स, तो इसकी नोमेनक्लेचर है, जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी की नोमेनक्लेचर क्या है, यू हैव 1 नोज, 2 ईयर्स, 2 आईज, ठीक है, 2 hands, 2 feet. So similarly, in the case of gears, we will classify the different parts or the different portion of the gear into, will give some names to nomenclature to the different zones of the tooth and the gear. तो टूथ और गियर की जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट हमारी अरेंजमेंट्स है, उसको हम कुछ नेम देते हैं, तो उससे उसको बोलते हैं हम नोमेनक्लेचर। सो द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ टीथ, आप कर्सर देख सकते हैं, टू द अदर एंड ऑफ द टीथ इज कॉल्ड द फेस विड्थ, दिस इज कॉल्ड द फेस विड्थ। मैंने जैसे आपको पहले बताया था फर्स्ट स्लाइड में भी आज की, कि जो टीथ के सेंटर में से इमेजिनरी सर्कल हम पास करते हैं उसको हम बोलते हैं पिच सर्कल, दिस इज कॉल्ड पिच सर्कल बोलते हैं इसको। ठीक है। द हाफ पोर्शन ऑफ द टीथ, जो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन को हम बोलते हैं फेस, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं फ्लैंक, दिस इज कॉल्ड फ्लैंक। लोअर पोर्शन ऑफ द टीथ इज कॉल्ड फ्लैंक एंड अपर पोर्शन ऑफ टीथ इज कॉल्ड द फेस। जो ऊपर वाला फेस है, चैम्फरिंग की होती है, हमने फ्लैट किया होता है, उसको हम बोलते हैं टॉप लैंड, दिस इज कॉल्ड द टॉप लैंड। जो एक इमेजिनरी सर्कल हम उसके टीथ के टॉप में से निकाल के लेके जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अडेंडम सर्कल, दिस इज कॉल्ड द अडेंडम सर्कल। I again repeat, the circle which is passing from the top of the teeth is called the addendum circle, and the circle which is passing from the below of the teeth at the bottom of the teeth is called the dedendum circle. It is called the dedendum circle बोलते हैं इसको। ठीक है। This is called the dedendum circle। और जो उसकी हाइट होती है पूरी टीथ की, उसको हम बोलते हैं टोटल डेप्थ, दिस इज कॉल्ड टोटल डेप्थ। ठीक है। और जो डिस्टेंस है हमारा अडेंडम सर्कल से और पिच सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड द अडेंडम, इसको हम बोलते हैं अडेंडम। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड द डिडेंडम सर्कल इज नोन एज द डिडेंडम, उसको हम बोलते हैं डिडेंडम। ठीक है। अब पिच क्या होती है, सर्कुलर पिच क्या होती है, द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द टू टीथ और डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द एडजेसेंट टीथ व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट। कि अगर हम सेम पॉइंट से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, कि अगर मैं इस टीथ का इस पॉइंट से डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो दूसरे टीथ का भी इसी पॉइंट से डिस्टेंस लूंगा, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर पिच। और अगर मैं यहाँ से लेके फर्स्ट टीथ के टूथ के अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ पॉइंट ले रहा हूँ, तो दूसरे टूथ से भी मुझे यहीं से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू टीथ और द एडजेसेंट टीथ, साथ साथ वाले टीथ का, व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज कॉल्ड द सर्कुलर पिच, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर पिच बोलते हैं। ठीक है। और जो हमारा एक सर्कल आ रहा है हमारा अडेंडम वाला, और हमारा जो एक बेस सर्कल आ रहा है उसके बीच का डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड द क्लीयरेंस, उसको हम बोलते हैं क्लीयरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीयरेंस बोलते हैं। ठीक है। अगर एक डिस्टेंस एक
पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस आ रहा है, टीथ की जो विड्थ आ रही है उसको हम बोलते हैं टूथ स्पेस, दैट इज कॉल्ड द टूथ स्पेस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टूथ स्पेस। ठीक है। इसको पूरी पूरी डेप्थ है हमारी फ्रॉम अडेंडम सर्कल टू एडेंडम सर्कल, उसको हम बोलते हैं टोटल डेप्थ, दिस इज कॉल्ड टोटल डेप्थ। और इसको वर्किंग डेप्थ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्किंग डेप्थ। एक इमेजिनरी लाइन अगर हम टीथ के फ्रंट एंड से रियर एंड तक लेके जाएं, एक लाइन फ्रंट एंड से लेके टीथ के रियर एंड तक लेके जाएं, मतलब उसकी थिकनेस तक मेजर करें कि फ्रंट एंड अगर मेरा टीथ है, इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जो डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पिच सरफेस। तो उसको हम बोलते हैं पिच सरफेस। क्या बोलते हैं? pitch surface. So these are some definitions of the terms which I have discussed in the previous diagram. So pitch circle, it is imaginary circle which by pure rolling action which would gives the motion as the actual gear. pitch circle diameter मैंने आपको बता दिया है, pitch point मैंने बता दिया है। pitch point क्या होता है? कॉमन पॉइंट होता है इन बिटवीन द टू पिच सर्कल्स। दो पिच सर्कल्स के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसको हम पिच पॉइंट बोलते हैं। पिच सरफेस मैंने आपको बता दिया है surface of the rolling disc which the meshing gears have replaced at the pitch circle. Pressure angle क्या होता है? It is the angle between the common normal to the two gear teeth at the point of contact. ये जनरली हम इसको डिनोट करते हैं फाई से, प्रेशर एंगल को, और इसको एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी बोलते हैं। अडेंडम मैंने आपको बता दिया, उसके टॉप से जो सर्कल निकल के जा रहा है दैट इज कॉल्ड अडेंडम। जो उसके बॉटम से निकल के जा रहा है वो है डिडेंडम है। ठीक है। और डिस्टेंस उसको बोलते हैं, डिस्टेंस जो रेडियल डिस्टेंस होता है इन बिटवीन द पिच सर्कल एंड द अडेंडम सर्कल is called the addendum, and the distance between the pitch circle and the addendum circle is called the addendum. ठीक है। सर्कुलर पिच क्या होती है? when measured from the between the adjacent teeth from one point to another point is called the circular pitch. Circular pitch is pi d by t. This is the formula of circular pitch is pi d by t. D is the diameter of the pitch circle and t is the number of teeth on the wheel. अगर सर्कुलर पिच निकालने की बात करूंगा तो वापस आ फिगर पे, तो दिस इज तो मैं सर्कुलर पिच अगर निकालना चाह रहा हूँ तो मेरे पास इसका डायमीटर होगा, जिस हमारा पिच सर्कल है तो ये हमारा क्या होगा? पूरा डायमीटर होगा। इस डायमीटर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई से, पाई इज दैट इज 3.14, और डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर, इस गियर के ऊपर जितने टीथ है उससे डिवाइड करूंगा, दैट विल गिव मी द value of the circular pitch, that is pi d by t. Next is the face of tooth. मैंने आपको बताया ये कि पिच सरफेस के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हम फेस बोलते हैं। तो इमेजिनरी लाइन है जो थिकनेस है वन एंड, जो मेरा गियर का फ्रंट एंड है और उसके रियर एंड के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड फेस, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं फ्लैंक, दिस इज कॉल्ड फेस। ये पिच सरफेस के ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड फेस, चलो को बोलते हैं फ्लैंक। ठीक है। क्लियरेंस, तो क्लियरेंस क्या होती है? रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ टूथ इन ए मैशिंग गियर। नेक्स्ट इज द मॉड्यूल, इम्पोर्टेंट टर्म है मॉड्यूल, इट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। ठीक है। नंबर ऑफ टीथ लेने हैं हमने, उसके कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं, और डायमीटर हमने जनरली लेना है मिलीमीटर में, एमएम में लेना है। ठीक है। की जो रेशियो होती है पिच सर्कल डायमीटर की डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर इज कॉल्ड डी बाय टी, इज कॉल्ड द मॉड्यूल। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द गियर ट्रेन्स। तो पहले हमारा सिर्फ दो ही गियर्स पड़े हैं व्हेन वी आर ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम गियर, दिस इज कॉल्ड गियर, सिंपल गियर। तो गियर ट्रेन के अगर हम नंबर ऑफ गियर्स जो है हम लगा दें सीरीज में, जैसे यहाँ पे सिर्फ कितने गियर्स गए हुए थे, पहली फिगर पे मैं जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर दो ही गियर्स लगे हुए थे, यहाँ पे सिर्फ दो ही गियर्स लगे हुए थे, अगर नंबर ऑफ गियर्स लग रहे हैं मतलब क्या, अगर हमने लार्ज डिस्टेंस पे अगर हमने पावर ट्रांसमिट करनी है, यहाँ तो लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ जितने दो गियर जहाँ पे लगे हैं उनके बीच का जो रेडियस का डिस्टेंस है, दैट कैन पावर ओनली डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस एट द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द गियर्स, तो उसी तक हम सिर्फ पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन इफ वी वांट टू ट्रांसमिट द पावर एट लार्जर डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द गियर्स, वी हैव टू मैश द गियर्स इन द चेन्स इन द सीरीज, तो उसको बोलते हैं हम गियर ट्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं? गियर ट्रेन्स बोलते हैं। सो यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम द स्लाइड, समटाइम्स टू और मोर gears are made to mesh with each other to transmit the power from one shaft to another shaft. So such a combination is called a gear train or train of tooth wheels. The nature of trains generally depends upon the velocity ratio required and the
relative position of the axis of the shaft, वो डिपेंड करती है कि आपकी जो एक्सिस है शाफ्ट की वो पैरेलल है, नॉन पैरेलल है, या फिर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, या फिर वो एक किसी इंक्लाइंड एंगल पे है, ठीक है। तो गियर ट्रेन जो है वो स्पर गियर की भी बना सकते हैं, बेवल गियर की भी बना सकते हैं, स्पाइरल गियर की भी बना सकते हैं। तो स्पर गियर कौन से हैं? जहाँ पे एक्सिस जो है वो शाफ्ट की आपस में पैरेलल है, दे आर कॉल्ड द स्पर गियर्स। व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द पावर एट सम एंगल, दिस इज कॉल्ड द बेवल गियर और द इंटरसेक्टिंग गियर। और नॉन इंटरसेक्टिंग गियर कौन से हैं? स्पाइरल गियर, जो मैंने हमने थर्ड वाली फिगर जो देखी थी, वापस आ रहा हूँ फिर आपको रिकॉल करने के लिए। दिस इज कॉल्ड द स्पाइरल गियर। तो यहाँ पे एक्सिस ना तो पैरेलल है आपस में, ना ही इंटरसेक्टिंग है, दे आर द नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल। तो यहाँ पे स्पर गियर्स हैं आपस में, स्पाइरल गियर्स हैं जो आपस में पावर जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। इसका मतलब है कि अगर आपने पैरेलल आपकी शाफ्ट्स है वहां पे अगर हमने पावर ट्रांसमिट करनी है तो स्पर गियर इज द बेस्ट ऑप्शन। and if you are transmitting the power from at some angle, that is some intersecting point, then you can use a bevel gear. And if your shafts are non-parallel and non-intersecting, then you can use the option of spiral gear to transmit the power from driving end to driven end. So generally we have four types of gear trains in our syllabus. The first one is a simple gear train, second one is a compound gear train, and third one is a riveted gear train, and last one is a epicyclic gear train. So riveted gear train is not generally important as per the syllabus aspect. So we'll discuss only simple gear train, compound gear train, and epicyclic gear train. Okay. Whereas in the case of the first three types of gear trains, I have written here simple gear train, compound gear train, reverted gear train. The axis of shafts over which the gears are mounted are fixed relative to each other. तो एक्सिस है शाफ्ट्स की वो जनरली फिक्स ही रहती हैं जहां पे जो गियर्स की पावर ट्रांसमिट हो रही है। Whereas in the case of the epicyclic gear train, the axis of the shaft on which the gears are mounted may move according to the fixed axis. तो relative to the fixed axis जो है उसकी एक्सिस जो है वो मूव करती रहती है। जब हम epicyclic gear train पढ़ेंगे तो मैं आपको डिस्कस करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो इसकी एक्सिस है वो they are in the relative motion with respect to the some other gear. Epicyclic gear train, it is generally you can say as the axis of the earth are moving around the axis of the sun, कि जो सन अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रही है और सन के अराउंड भी मूव कर रही है in the universe. So similarly, the concept of epicyclic gear train has arises in the concept in the minds of the engineers to transmit the power from one end to other end. So this is the case of the simple gear train. You can see this is I have taken the example of the spur gear. In the first case, you can see the gears are meshed in externally also. The direction of rotation is opposite to each other. The shafts are parallel to each other. We are transmitting the power from one end to other end, from the driving end to the driven end, and the axes are parallel to each other, and the gears are transmitting the power from first and gear to the second gear. Whereas in the case of the figure B, you can see we have inserted a third gear also in the arrangement. So now the second gear will become the intermediate gear. The first one is the driving gear and third one is the driven gear or the follower gear. The second one gear is acting as the intermediate gear. It's getting the power from the driving gear and transmitting that power from driving gear to the driven gear. तो वो एक intermediate gear act कर रहा है कि ड्राइविंग गियर से पावर ले रहा है और ड्रिवन गियर को पावर जो है वो दे रहा है। मैं बी फिगर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो एक्सिस है शाफ्ट्स की, तीनों शाफ्ट्स की एक्सिस है वो पैरेलल है। तो जो सेकंड गियर है इट इज एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट गियर। तो यहाँ से जो पावर ले रहा है ड्राइविंग गियर से, और जहाँ पे ड्रिवन गियर को पावर जो है वो दे रहा है। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर नंबर ऑफ गियर्स इन द केस ऑफ स्पर गियर्स, नंबर ऑफ गियर्स अगर ऑड हो जाएंगे तो ड्राइविंग और ड्रिवन गियर की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो सेम हो जाएगी। आप क्लियरली देख सकते हैं फिगर में। तो अगर मेरे नंबर ऑफ गियर जो है वो ऑड हो गए, मतलब यहाँ पे 3 हो चुके हैं, तो मेरा ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी है? सेम होगी है। हियर इन द फिगर बी यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर 1 एंड गियर 3 इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो गई है? सेम हो गई है। तो ये भी बन गई है गियर ट्रेन। बट आई हैव टू ट्रांसमिट द पावर एट सम लार्ज डिस्टेंस ऑल्सो। तो यहाँ पे डिस्टेंस और थोड़ा बढ़ गया है। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट गियर है और फोर्थ गियर है वो मेरा क्या बन गया? ड्राइविंग एंड ड्रिवन गियर रिस्पेक्टिवली। तो 2 and 3 गियर मेरे क्या बन गए? दे आर द इंटरमीडिएट गियर। 2 becomes driven for gear 1, 3 becomes driven for gear 2, and 4 becomes driven gear for gear 3. So I am transmitting the power from gear 1 to gear 4. ठीक है।
तो गियर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ गियर्स कितने हो गए, इवन हो गए। देयर आर 4 नंबर ऑफ गियर्स। सो अगेन द डायरेक्शनल रोटेशन ऑफ फर्स्ट ड्राइविंग एंड लास्ट will be opposite to each other। तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे ऑपोजिट टू ईच अदर होगी डायरेक्शनल रोटेशन फ्रॉम ड्राइविंग गियर टू ड्रिवन गियर। अगर मैं फिफ्थ गियर जहाँ पे अरेंज कर दूं और मैं इसको गियर ट्रेन थोड़ी और बड़ी कर दूं और मेरा डिस्टेंस और बढ़ जाए पावर ट्रांसमिट का, और जहाँ पे मेरा ये फिफ्थ गियर आ जाए, तो यहाँ फिर डायरेक्शनल रोटेशन क्या हो जाएगी, वो सेम हो जाएगी फ्रॉम ड्राइविंग गियर 1 टू ड्रिवन गियर 5। तो डायरेक्शनल रोटेशन मेरी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब है आपने याद रखना है, इन द केस ऑफ द सिंपल गियर ट्रेन व्हेन द number of gears are odd, the directional rotation of driving gear and driven gear will be same, whereas in the case of the even number of gears are arranged, when even number of gears are being arranged in the simple gear train, then the directional rotation of driving gear and driven gear will be opposite to each other. Next we will calculate the velocity ratio of the simple gear train. Let us say speed of gear 1 and gear 2 is n1 and n2 respectively, whereas the number of teeth on gear 1 and gear 2 are t1 and t2 respectively. So as we have discussed in the belt drive also, the speed ratio will be equal to was equal to n1 by n2 is equal to d2 by d1. In the case of the belts and ropes, we were considering the diameter of the pulley, whereas in the case of the gears, we will consider the number of teeth on the periphery of the gear. So n1 by n2 is equal to t2 by t1. That is n1 क्या है हमारा, that is speed of gear, that is driving gear की speed है हमारी, और n2 is the speed of gear 2, that is driven gear, whereas t2 is the number of teeth on the driven gear and t1 is the gear teeth on the driving gear. So the train value is always opposite to each opposite to speed ratio, that is train value is reciprocal to the speed ratio. This is n2 by n1 is equal to t1 by t2. So this is the reciprocal of that of the, so